हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई2 क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो शायद इस कोविड-19 के इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिसको शायद सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त एक एडिटोरियल आपके यहाँ पे दिया हुआ है। आपके साइंस एंड टेक के एग्जाम के पोर्शन से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है जीएस पेपर 3 से। सिर्फ ये साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि ये आपका जो है पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली एक बन सकता है। तो आज के एडिटोरियल लिया गया था हिंदू से। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर डॉक्टर चंद्रकांत जी, एक हेल्थ एक्सपर्ट है और इन्होंने बहुत शानदार बुक भी लिखी है पेंडेमिक के ऊपर कि कैसे इंडिया इस पेंडेमिक को दूर कर सकता है। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स से जो अब तक सरकार ने लिए हैं इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए, कोविड-19 की डिसीज के अगेंस्ट में। देखिए, लॉकडाउन एक सबसे इफेक्टिव है ना, और एक सबसे प्रोमिनेंट तरीका माना जाता है किसी भी वायरस को जो है कंटेन करने के लिए, चाहे वो आज की बात हो चाहे वो पास्ट में जितने भी वायरस आए हैं। लॉकडाउन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी। दूसरा है यहाँ पे वैक्सीनेशन, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के, एक देखिए हमारा एक नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है ना, जो किसी भी अनवांटेड वायरस के साथ जो है फाइट करता है और उसको वो हमारी बॉडी को इंपैक्ट करने से बचाता है। एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो हम लोग बाहर से वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है उस वायरस के अगेंस्ट में। तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। बहुत सारे जो है जैसे चेचक वगैरह हो गया जिसकी हम लोग वैक्सीन लेते हैं, स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गया, बचपन में ही बच्चों को वैक्सीन दी जाती है ताकि फ्यूचर में उसके जो एक्सपोजर होता है उस वायरस के साथ वो बचा जा सके। तो वैक्सीनेशन भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। अभी आप देख सकते हो इंडिया के अंदर जो है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और दुनिया भर की जो है मॉडर्ना वगैरह वैक्सीन चली आ रही हैं, क्योंकि लोगों को जो है हम लोग आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम जो एक्वायर्ड होता है वो हम लोग देते हैं, है ना। ये भी एक बहुत ही शानदार तरीका है, क्योंकि नेचुरली एक हर्ड इम्यूनिटी हम लोग नहीं बना सकते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है। तीसरा तरीका होता है जैसे मेडिकल एडवाइजरी वगैरह, मीडिया एडवाइजरी जो होती है, सरकार अवेयरनेस के परस्पेक्टिव से लोगों को बताती है कि आप ये स्टेप लीजिए वो स्टेप लीजिए। कई बार जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं, वो भी मीडिया के थ्रू लोगों को जो है संदेश देते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि आप इस तरह से पेंडेमिक से लड़ सकते हो, ये आपको चीजें करनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, वो सारी सारी चीजें। ये भी एक तरीका होता है। रैंप अप मेडिकल हेल्प, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हॉस्पिटल में कम हो रही है तो उसको आप प्रॉपर दीजिए। जो स्टाफ है उसको आप प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखिए, है ना। तो मेडिकल हेल्प जो है वो दी जाती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाता है, जैसे अमेरिका यूके के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है, यूनाइटेड नेशन में डब्ल्यूएचओ के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से रिलेटेड हो। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी केस में वैक्सीन के पेंडेमिक से लड़ने के लिए की जाती हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ऐसी है जो सरकार के द्वारा अभी तक इग्नोर की जा रही है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? ये जो हमारा वायरस होता है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउज अस टू रीड एंड इंटरप्रेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड इन द डीएनए और आरएनए। जैसे हमारी बॉडी हो गई या कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, इनकी बॉडी में एक डीएनए होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो डीएनए बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी। वो डीएनए हमारे बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो ऐसे ही वायरस का भी आरएनए होता है। वायरस में डीएनए नहीं होता, वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। वो आरएनए को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि इस वायरस का नेचर कैसा है, ये ज़्यादा फैलता है, ये ज़्यादा या कम फैलता है, ये ज़्यादा तरीके से अटैक करता है, इसमें जो है फर्टेलिटी रेट कितनी है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम पे ना वायरस जो है ना, ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको दुश्मन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तब जाके आप एक प्रॉपर पॉलिसी बनाते हो, राइट। तो यहां पे इस वैक्सीन के कैरेक्टर को जानने के लिए उसका जीनोम सीक्वेंस करना बहुत जरूरी है कि उसका आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। जो वायरस पिछले साल स्टार्टिंग में आया था, अभी वो वायरस के बहुत सारे डिफरेंट रूप हो चुके हैं, वो अपने आप को चेंज कर चुका है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, जिसे कहा जाता है कि वायरस के वेरिएंट्स आ गए हैं। वेरिएंट का मतलब वैरायटी, है ना। तो अगर हमें वायरस की अलग अलग वैरायटीज का पता ही नहीं चलेगा तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? और वायरस की वैरायटी का पता लगाने के लिए उसका जीनोम सीक्वेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जीनोम सीक्वेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस को जनरली इग्नोर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना।
तो एक यहाँ पे ये बात की गई इस एडिटोरियल के अंदर। अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी वेरिएंट्स हैं, एमर्जिंग वेरिएंट्स हैं, उनके बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तक 10 वेरिएंट हमारे सामने आ चुके हैं। खैर उनके अलग अल्फा, बीटा, डेल्टा, सारा डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक जिसको ब्राज़ील वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इस तरह से नाम दिया गया था। इंडियन वेरिएंट जो है उसको डेल्टा वेरिएंट बोला जाता है। डेल्टा वेरिएंट उसका जो ऑफिशियल नाम है वो डेल्टा वेरिएंट है। जो यूके वाला है उसका जो है नाम जो है वो अल्फा वेरिएंट है ना, जो यूके के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पे, अगर हम लोग जीनोम सीक्वेंस की स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस वायरस की जो है ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है, यानी कि वो कितनी जल्दी फास्ट स्पीड के साथ फैलता है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इम्यून एस्केप एंड द पोटेंशियल टू कोज सीवियर, अगर हमें अलग अलग वेरिएंट्स की प्रॉपर्टी पता होगी तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है, इन द सेंस कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो किसी ने वैक्सीन लगवा ली है ना, तो वैक्सीन से हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ। अब एक ऐसा वेरिएंट हो सकता है वायरस का जो उस इम्यून सिस्टम को बाईपास कर सकता है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो वैक्सीनेशन है, उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। लेकिन ये पता कब चलेगा? अरे ये तो पता तब चलेगा ना जब आप उसको सीक्वेंस करोगे, आप उसको स्टडी करोगे। तो ये सबसे ज्यादा यहां पे जरूरी है। देखिए यूएसए के अंदर, यूके के अंदर जो है ऑलमोस्ट उन्होंने वायरस को कंटेन कर लिया है। तो जनरली ऐसा एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि यूएसए, यूके वगैरह ये जो अमीर कंट्रीज हैं, इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने ज्यादातर पॉपुलेशन को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है वो इग्नोर कर दी जाती है, वो ये है कि इन सारी के सारी कंट्री में वैक्सीनेशन के साथ साथ इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग भी बहुत बड़े स्केल पे की है। जीनोम सीक्वेंसिंग से इनको यह पता चल गया कि ये वाला वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, इस पे ज्यादा फोकस किया जाए। ये वाला वेरिएंट जो है इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा एक्टिव है, इस पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा फोकस किया जाए। इंडिया जो है दोनों चीजों में पीछे है। इंडिया इज फोल्टरिंग ऑन बोथ लाइंस। हम लोग वैक्सीनेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं कर रहे हैं। दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों चीजों पे ही इंडिया इस टाइम पे थोड़ा पीछे चल रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि थर्ड वेव भी जो है नवंबर दिसंबर के अराउंड जरूर आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पे नहीं किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोगों ने नहीं किया। अरे दुश्मन को ही पहचानोगे नहीं तो दुश्मन से लड़ोगे कैसे? बहुत सिंपल सी चीज है। अभी जो है स्टेटस क्या है इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेके, वो देख लेते हैं। इंडिया ने अभी 2020 में एक कंसोर्टिया जो है SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टिया, जो कि एक 10 लेबोरेटरी की एक ग्रुपिंग है ऑल ओवर इंडिया। 10 लेबोरेटरी बनाई गई हैं जिसे जो है इनसाकोग भी कहा जाता है, जहां अलग अलग जैसे पुणे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने कुछ स्टेट्स को लेके वहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। इनिशियली ऐसा बोला गया था इसको एस्टेब्लिश करने के टाइम पे कि इंडिया में जितने भी टोटल पॉजिटिव केस होंगे उसका 5% हम लोग जो है उसको स्टडी करेंगे। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये एक पेज आपको साथ में ऐड किया है, देखिए यहां पे लिखा हुआ 5% ऑफ ऑल पॉजिटिव सैंपल्स। लेकिन देखिए 10 रीजनल हैं, ये 10 रीजनल है। आप यहां पे देख सकते हो पुणे में है ना, कल्याणी में है, बेंगलुरु में है ना, उसमें दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में तो 2 हैं, ठीक है, हैदराबाद में है। इस तरह की 10 लेबोरेटरी जो है इंडिया में एस्टेब्लिश की गई हैं। 5% जो है लोगों को सीक्वेंस किया जाना था, लेकिन अब तक अरे 5% तो छोड़ो, कुछ हजार लोगों का ही हम लोग सीक्वेंस कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे फंडिंग नहीं है, सरकार ने इनको प्रॉपर्ली फंडिंग प्रोवाइड नहीं कराई। तो ये यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए एक जो है डेल्टा वेरिएंट है, मतलब मैं यहां पे इंडियन वेरिएंट उसको नहीं बोलना चाहता आप, लेकिन समझ जाओ कि डेल्टा वेरिएंट का मतलब जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। कहां पे ओरिजिनेट हुआ था? महाराष्ट्र वाले रीजन में सबसे ज्यादा ओरिजिनेट हुआ था। एक हमारे पास अल्फा वेरिएंट है जो यूके के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। आज के टाइम पे हम लोगों को अल्फा वेरिएंट के बारे में ज्यादा पता है और डेल्टा वेरिएंट के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूके, यूएसए के अंदर अल्फा वेरिएंट के ऊपर ज्यादा रिसर्च हुआ है, इंडिया में कम रिसर्च हुआ है। शायद अगर हम डेल्टा वेरिएंट को अच्छे से स्टडी कर पाते, उसकी प्रॉपर्टीज को जान पाते, तो हम इंडिया में अच्छे से ज्यादा बेटर स्टेप्स ले सकते थे और ये जो सेकंड वेव है इंडिया में शायद इसको जल्दी कंटेन कर सकते थे। ठीक है, आपने लॉकडाउन लगा दिया, वो सारी की सारी चीजें की, लेकिन पहले उस वायरस के प्रॉपर्टी को तो समझो। दूसरा, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीक्वेंस कर भी लिया, पहली बात तो बहुत स्लो पेस पे हुआ, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं किया, अलग अलग स्टेट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं किया।
जब इंडिया में इंसाकोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी, मार्च में पहले हफ्ते में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दे दी थी कि इस तरह का एक वेरिएंट है जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, ज्यादा खतरनाक है, आप कुछ स्टेप लीजिए। उसके बावजूद भी सरकार ने कम से कम 2 हफ्ते लगा दिए पब्लिक में जो है अनाउंसमेंट करने में। मतलब समझ रहे हो, 15 दिन लगा दिए सरकार ने। अब आप सोच रहे हो कि सर 15 दिन में सरकार क्या कर रही थी? भैया 15 दिन में जो है रैली कर रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर। दिल्ली में जो है बहुत बड़े पैमाने पे किसान धरना दे रहे थे। कुंभ मेला भी इसी दौरान हुआ। तो उस टाइम पे अगर एक्शन ले लिए जाते, जब ये रिपोर्ट सरकार को गई थी, उसी टाइम पे अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता, स्टेप्स ले लिए जाते, तो शायद सेकंड वेव इतनी खतरनाक ना होती। तो सिर्फ और सिर्फ जीनोम सीक्वेंस करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबिलिटी वाले मैनर में पब्लिक के साथ उसको शेयर करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पब्लिक को बता दोगे कि देखो इस तरह का खतरनाक वेरिएंट आ गया है, आप थोड़ा ज्यादा अपने आप को ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली पब्लिक रखेगी। स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से एक्शन ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से एक्शन ले सकता है। लेकिन इंडिया में जैसा ही आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है बहुत ही कम है। और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस के बैकबोन है। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो इंडिया में कमी है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाले पर्सपेक्टिव से भी बनता है, गवर्नेंस वाले पर्सपेक्टिव से भी बन सकता है। डेफिनेटली अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है गवर्नेंस से रिलेटेड, आप उसमें ये एग्जांपल डाल सकते हो। अब डेल्टा वेरिएंट को लेकर देखिए क्या क्या रिसर्च की गई है। पहली बार इंडिया में दिल्ली को लेके एक डिटेल्ड रिसर्च की गई है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेके। अलग अलग इंस्टीट्यूशन से और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे CSIR, इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन स्टडी। इन्होंने पिछले साल नवंबर 2020 से लेके इस साल अप्रैल 2021 तक अपनी स्टडी की। 3000 से 4000 तक सैंपल इन्होंने स्टडी किए, और उसमें उन्होंने ये पाया कि दिल्ली के अंदर जो इन्फेक्टेड थे वो लोग, कम से कम 60% लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। और डेल्टा वेरिएंट जो है अल्फा वेरिएंट के मुकाबले में 50% ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, ज्यादा स्पीड के साथ फैलता है। और इससे किससे पता लगता है? हाई वायरल लोड के साथ। मतलब जब आप RT-PCR टेस्ट करवाते हो ना, तो वहां पे एक CT वैल्यू आती है। CT वैल्यू जितना कम होता है उतना ही ज्यादा आपके अंदर वायरल लोड है। वायरल लोड मतलब उतना ही ज्यादा वायरस आपकी बॉडी में गया है और उतना ही ज्यादा वो आपको इन्फेक्ट करेगा। मुझे जो वायरस हुआ था तो मेरा वायरल लोड जो है वो 25 के आसपास था, मतलब नॉर्मल था, इसलिए मुझे माइल्ड सिम्टम्स थे। कई लोगों को जो 21, 18 तक चला जाता है उनको काफी सीरियस सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जल्दी से फैलता ही नहीं है, बल्कि ज्यादा सीवियर भी है। ठीक है, और यह भी पाया गया स्टडी में कि यह वायरस जो है ज्यादा ब्रेक थ्रू करता है इन्फेक्शन के साथ। मतलब जैसे किसी ने मतलब फर्स्ट डोज लगवा रखी है वैक्सीन की, तो यह वेरिएंट उसको बाईपास कर सकता है। फर्स्ट डोज जो वैक्सीन की है वो इस वायरस के अगेंस्ट में, वेरिएंट के अगेंस्ट में कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। ठीक है, चलिए जी। लेकिन क्या ये इसकी वजह से ज्यादा डेथ भी होती हैं? अभी तक ये जो है पता नहीं है, अभी तक ये अंडर स्टडी है। हां, फैलता ज्यादा है 100%, ज्यादा वायरल लोड भी है 100%, वैक्सीन के अगेंस्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली। लेकिन क्या इसकी वजह से ज्यादा डेथ होती है? अभी हम लोगों को पता नहीं है, अभी उस पर रिसर्च और ज्यादा चल रही है। ठीक है, चलिए। तो किसी भी इंडियन स्टेट में डेफिनेटली पहले ऐसा स्टडी की गई है जिसमें वायरस के जो है बिहेवियर को और उसके इंपैक्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इवन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने जो है उसने भी स्टडी किया। उसने ये पाया कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये भैया सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये यूके में भी धूम मचा रहा है। यूके के अंदर भी इंडियन वेरिएंट नहीं बोलना चाहिए, डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट वहां पे ज्यादा सीवियर डिसीज, मतलब ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाई रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, जो वायरस की सिंगल डोज है उसके अगेंस्ट में वो वायरस की सिंगल डोज कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, ये डबल म्यूटेशन हुआ था इसके अंदर, है ना, ये सबको पता है। और ये महाराष्ट्र के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया था सबसे पहले। अगर प्रॉपरली उस टाइम पे हम लोग इसकी जीवन सीक्वेंसिंग कर लेते, इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते, तो शायद महाराष्ट्र के अंदर ही हम इसको कंटेन कर सकते थे।
लेकिन पहली बात तो हम लोगों ने वो किया नहीं, दूसरी बात सरकार को पता था, 2 हफ्ते तक सरकार सोती रही, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से फिर दूसरी जगह फैल गया, है ना। तो बहुत ये चीज़ होती है यहाँ पे, हाँ, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। अब क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल? पहला तो यह है कि इंडिया नीड्स टू स्केल अप जीनोम सीक्वेंसिंग। ये 10 लेबोरेटरी से काम नहीं चलेगा भैया, और लेबोरेटरी खोलो, उनको प्रॉपरली फंडिंग दो, ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है हम लोग ज़्यादा तरीके से कर सकें, है ना, बड़े पैमाने पे कर सकें। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको ट्रैक करना चाहिए। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो एक कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, कोल्हापुर के अंदर एक नया वेरिएंट पाया गया, उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हम उसको कंटेन कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उस प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन कर सकते हैं, वहां पे वैक्सीनेशन ज्यादा तरीके से कर सकते हैं, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इसको कंटेन कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने यूके में भी ऐसे ही किया गया है, यूएसए में भी ऐसे ही किया गया है ना। नेशनल लेवल एनालिसिस होनी चाहिए और डेटा जो है वो पब्लिकली शेयर्ड होना चाहिए प्रॉपर मैनर में। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एंड सपोर्ट मोर साइंटिफिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च। ज्यादा आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना, वो तो भैया पैसे के साथ ही सब कुछ होता है, ठीक है। ये देखा गया है कि इन द एंड ऑफ मई, मई के महीने में इंडिया में जो है 43% लोगों को जो 60 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन की एक डोज मिल चुकी है, और 37% लोगों को जो ओल्डर हैं, 45 साल से ज़्यादा हैं, उनको फर्स्ट वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। लेकिन फर्स्ट वैक्सीन की फर्स्ट डोज डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये यूएसए के अंदर स्टडी की गई है कि 5 से 6 गुना कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट दिस डेल्टा वेरिएंट। अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट पहली डोज 2 से 3 गुना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के अंदर 5 से 6 गुना कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो ये सब हमें पता लगता है। तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये सिर्फ पॉलिसी का ही मतलब नहीं, ऑपरेशनल इंप्लीकेशंस भी इसकी होती हैं, मतलब सरकार को इसके अकॉर्डिंग ही स्टेप्स लेने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। क्वेश्चन ये है, जब हम लोगों को इस बात का पता है कि पहली डोज के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें 45 साल से प्लस वाले जो लोग हैं इनको 2 डोज देनी चाहिए, या फिर हम लोगों को ज़्यादा लोगों को 1 डोज देनी चाहिए? तो यहां पे 2 इमर्जिंग सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को 1 डोज दें, या फिर 45 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं इनको 2 डोज दें? ये यहां पे क्वेश्चन है जो सरकार को एक के सामने क्वेश्चन है, जिस पे उसको स्टेप लेना चाहिए। क्या 18 से जो 44 साल के लोग हैं इनकी वैक्सीनेशन को हमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन प्रॉपरली नहीं आएगी मार्केट में, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इनको वैक्सीन देने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं इनको 2 डोज दे दो, रादर दैन 18 से जो 44 के बीच में इनको 1 डोज दे दो। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, है ना, रादर देन नेशनल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सेल्फ गवर्नेंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क में क्या कहते हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क में ये कहता है, देखिए भैया, जो अनप्रूवन और अनसाइंटिफिक इनइफेक्टिव थेरेपी हैं, आप पहले से तो इनको बचो। देखिए इंडिया में क्या है, गोमूत्र पी लो वायरस ठीक हो जाएगा, है ना, जो गाय का गोबर है उससे नहा लो वायरस ठीक हो जाएगा, ये खाम खा की दवाई ले लो इससे ठीक हो जाएगा, कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर रहा है। तो ये जो अनप्रूवन और इनइफेक्टिव तरीके हैं, इनसे बचना चाहिए। एक जो साइंटिफिक स्टडी है उसके बेस्ड पे, एविडेंस बेस्ड स्टेप्स लेना चाहिए। और इस तरह के जितने भी ये फालतू की चीजें हैं, सरकार को इनको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। डेटा को आप प्रॉपरली शेयर करो, जीनोम सीक्वेंसिंग को एक्सपेंड करो। आप अपनी कंक्लूजन में एग्जाम में ये लिख सकते हो। डेफिनेटली जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो चीजें हैं, आप उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे बाबा रामदेव जी ने भी कुछ भी बोल दिया है ना, तो उस तरह की चीज़ों को सरकार को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, तो थर्ड वेव तो डेफिनेटली यहाँ पे आने ही वाला है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाओ, ट्रांसपेरेंसी रखो, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड आप स्टेप्स लीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, है ना, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम लोग इस पूरे पेंडेमिक से दूर जा सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज। उसी तरह से आज का एक आपको कोट छोड़ के जा रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, विजडम इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट ऑफ अ लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू अक्वायर इट। मतलब ऐसा नहीं है ना कि स्कूल में ही सिर्फ लर्निंग होती है। भैया स्कूल से लर्निंग होती है डेफिनेटली, लेकिन लर्निंग ऑल ओवर जो है एक पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब जैसे आप स्कूल से पास आउट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लर्निंग बंद हो गई है, आप नहीं सीख सकते। लर्निंग, स्कूल एक सिर्फ मीडियम है,
स्कूल के बाद भी लाइफ लॉन्ग, जीवन के अंतिम सांस तक जो है आपको लर्निंग करनी चाहिए। उसी को जो है ट्रू प्रोग्रेस बोलते हैं, ट्रू एनलाइटनमेंट बोलते हैं। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, इस तरह की अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलती रहें। आप एक बेल आइकन पे भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।